हेलो बच्चों, मैं हूं गुरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन फिज़िक्स। आज हम क्लास +1 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है करेंगे। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है इसमें न्यूटन्स लॉज के बारे में आएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है दैट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक एबिलिटी होती है जिस वजह से बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। ये 3 तरह का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमारे पास जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया होता है। इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल जो है वो ये है। सपोज़ हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। सपोज़ हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आगे एकदम से बस की ब्रेक लगी और ब्रेक लगने के बाद हम आगे की तरफ गिरते हैं, तो हमारा जो इनर्शिया है वो मोशन वाला है। हम मोशन में ही हैं, लेकिन जैसे बस की ब्रेक लगी, बस तो रेस्ट पे आ गई, लेकिन अभी हम मोशन में ही जा रहे हैं, इस वजह से हम आगे की तरफ गिरते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है कि जैसे हम बस में बैठे हुए हैं, एकदम से बस चली, रुकी हुई थी, एकदम से बस चली, तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। यानी कि बस तो मोशन में आ गई, लेकिन हमारा इनर्शिया हमें रेस्ट में बनाए रखने की कोशिश करता है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है कि एक बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है, किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रैवल करेगी। तो अगर हम उसकी डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आती है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, मास आपको पता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास लीनियर मोमेंटम आता है। और लीनियर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट के मोशन में बड़ा ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ P = mv। लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मास कांस्टेंट है तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो आपके पास ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम V को कांस्टेंट ले लेते हैं देन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो वो भी ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर आपके पास P कांस्टेंट हो जाता है देन वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो दोनों के बीच में ग्राफ जो इस तरह से आएगा कि मास इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो मास इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है ये इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। इसमें सिंपल ये है, हम इनर्शिया में ये पढ़ते हैं कि एक बॉडी अपनी स्टेट में अपने आप बनी रहती है, मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जिस वजह से बॉडी अपनी स्टेट में बनी रहती है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि उसकी इस स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। कि अगर हमें स्टेट को चेंज करना है, रेस्ट से मोशन में आना है, मोशन से रेस्ट में जाना है, तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा, अगर हमें स्ट्रेट चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदलना है तो भी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही यही है कि आप एक बॉडी की स्टेट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फ़ोर्स की ज़रूरत होगी। आप उसके ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई करेंगे तभी उसके स्टेट के अंदर जो है वो चेंज आएगा। उसके बाद इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये मैथमेटिकल इसका एक फॉर्म होता है और ये हमारे पास न्यूमेरिकल में भी आता है। सिंपल है दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स के अकॉर्डिंग उसके मोमेंटम में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv/dt। P को हम mv पुट कर देते हैं और dv/dt हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाता है, मास कांस्टेंट है। dv/dt को आपने a पुट कर दिया, मास कांस्टेंट है, k की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 ले ली, तो आपके पास फॉर्मूला बना F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दो फार्मूला जो आपको यहाँ से याद रखने हैं, F = dp/dt।
F इक्वल्स टू एम ए। डी पी मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, पी लीनियर मोमेंटम होता है, डी पी का मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, और डी टी जो है दैट इज़ टाइम इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी इसमें हमारे पास आ रही है इम्पल्स। अब इम्पल्स जो होता है वो ये होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो दैट इज़ इम्पल्स। इम्पल्स मतलब इम्पैक्ट होता है। जैसे सपोज हो थोड़े से आपने कील को मारा, तो दैट इज़ इम्पल्स, इम्पैक्ट हुआ, आपने थोड़े टाइम के लिए एक लार्ज फोर्स जो है वो अप्लाई किया। इसको जे से डिनोट किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये फोर्स और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो एफ एंड डी टी होता है। अगर आप डी टी को टोटल टाइम लेना चाहते हो तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे इसका सिंपल फार्मूला होगा जे इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी, सिंपल ये होता है ना। लेकिन अगर आप टाइम इंटरवल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सपोज आप टाइम इंटरवल लेना चाहते हैं कि कितने से कितने टाइम के बीच में आपने फोर्स अप्लाई किया, तो उसके लिए आप इसका लिमिट ले लेंगे T1 टू T2, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे T आएगा, लिमिट पुट करेंगे, इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है आपने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी वर्ड भी आपके पास जो है वो आ सकता है यहाँ पे। डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल, डी टी भी टाइम इंटरवल। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड, यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, वो इस वजह से क्योंकि आप 1 न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसके बाद लिखेंगे तो ये यूनिट आपके पास बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन। जो भी हमने किया है इम्पल्स का फोर्स इनटू टाइम था, उससे आगे ही चल जाते हैं। न्यूटन सेकंड मोशन का यूज़ करेंगे, एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी है, एफ डी टी इक्वल टू डी पी, यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें, इधर लिमिट 0 टू टी ले लिया आपने, इधर लिमिट चेंज इन लीनियर मोमेंटम की लिमिट ले लिया आपने P1 से P2, इधर डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे T आएगा, इधर डी पी का इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास P आएगा, और उसकी लिमिट आ जाएगी आपकी P1 से P2। तो आपने लिमिट पुट कर देनी है बाद में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जे इक्वल्स P2 माइनस P1, वेयर जे इज इम्पल्स एंड P2 माइनस P1 इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, यही था इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन। उसके बाद इसमें आपने जो फॉर्मूला याद रखने हैं, जे इक्वल P2 माइनस P1, एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अगर हो तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आप लेंगे, क्योंकि देखो मास तो कांस्टेंट है, वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन फाइनल मोमेंटम का मतलब एम वी, क्योंकि हम वी फाइनल वेलोसिटी लेते हैं, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब एम यू, क्योंकि हम यू इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं। एम कॉमन ले सकते हैं, एक फार्मूला इधर से भी आ सकता है आपका, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एफ एंड टी बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि टी और मतलब टाइम और जो फोर्स है वो एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अगर टाइम इंटरवल आपके पास इंक्रीज़ हो गया तो फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही होता है, एक क्रिकेट प्लेयर आपने देखा होगा, जब वो बॉल को कैच करता है तो कैच करने के टाइम अपने हैंड को पीछे की तरफ करता है। उसका रीज़न ये है कि वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज़ करता है ताकि उसके हाथ के ऊपर लेस फोर्स एक्सर्ट हो। तो इस तरह से ये इसमें आ जाएगा, फोर्स और टाइम एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में। उसके बाद आपके पास ये है, सम टाइम एक ग्राफ दिया होता है फोर्स और टाइम के बीच में, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है, और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि इम्पल्स फाइंड करें। फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है, इम्पल्स फाइंड करें, तो आपने उसके लिए याद रखना है कि एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा, जो उस ग्राफ का एरिया होगा, दैट इज़ इक्वल टू इम्पल्स। एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू इम्पल्स। अभी करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम छोटा सा। उससे पहले एक क्वेश्चन है जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर है। ए स्टोन ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम टॉप ऑफ ए क्लिफ 50 मीटर। आपके पास एक स्टोन है जिसका मास 5 किलोग्राम है, एक चट्टान है 50 मीटर हाई की, वहाँ से वो फॉल होता है। सपोज हमारे पास कोई चट्टान है इस तरह की, ठीक है, हमारे पास कोई चट्टान है सपोज इस तरह की, ठीक है, एक पत्थर है चट्टान का मतलब, उसकी हाइट जो है यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास है 50 मीटर। यहाँ से एक स्टोन फॉल होता है, स्टोन फॉल होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक वेलोसिटी से आके वो अर्थ को हिट करता है। आफ्टर दैट एंड बरीज 1 मीटर इन सैंड, वो नीचे सैंड है, सैंड के अंदर 1 मीटर तक जाके वो रुक जाता है। रुक जाने का मतलब ये है कि जहाँ पे वो रुकेगा वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो 0 होगी। और आपने यहाँ पे याद क्या रखना, जिस वेलोसिटी से आप वो आएगा स्टोन और अर्थ को आके यानी कि सैंड को आके हिट करेगा, वो जो है वो सैंड को हिट करने के टाइम स्टोन की फाइनल वेलोसिटी होगी, और सैंड के अंदर जाने के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब उसने हिट किया फाइनल, अंदर जाने के लिए इनिशियल।
तो यहाँ पे जो v है वो आपने निकालनी है, जो v होगी वही जो है यहाँ पे आपके पास u बन जाएगी फॉर द डाउनवर्ड मोशन इन द सेम। तो यहाँ पे ये सेम आ जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है। तो आप इसको करते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपने जो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करें, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh। फ्री फॉल में हम ये यूज़ करते हैं, u आपके पास 0 आ गया, v² इक्वल्स 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। हाइट आपके पास 50 मीटर थी क्लिफ की, तो v² इक्वल्स टू दैट विल बी 0 एंड 1000 आ जाएगा। अब आपने सैंड के लिए लिखना है, सैंड के लिए आप ले लेते हैं। सैंड के लिए जो डिस्टेंस है वो अलग आएगा और आपने यहाँ पे फाइंड ये करना है एवरेज रेजिस्टेंस। एवरेज रेजिस्टेंस का मतलब जनरल फोर्स है, और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ F इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये वो एक्सेलरेशन है जो सैंड के अंदर रही है, क्योंकि जब ऊपर से गिर रहा था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही थी, लेकिन सैंड के अंदर जाने के लिए एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स अप्लाई हुआ सैंड ने किया, और उस वजह से उसकी एक्सेलरेशन बनी है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर चेंज आने का मतलब ही एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो तो भी एक्सेलरेशन, डिक्रीज़ हो तो भी एक्सेलरेशन, हालांकि हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। सैंड के अपने मटेरियल की वजह से एक अपोजिंग फोर्स लगा, जिस वजह से फोर्स जो है वो अप्लाई होने के बाद जो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी और धीरे धीरे स्टोन रुक गया, तो वो एक्सेलरेशन आपको चाहिए टू गेट द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोन। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिंग फोर्स ऑफ स्टोन ने अपोजिंग फोर्स कितना लगाया, तो उसके लिए यूज़ करेंगे v² माइनस u² इक्वल टू 2as। अब ये सैंड के लिए s जो है वो 1 मीटर आएगा, a आपको फाइंड करना है, और जो यहाँ पे v था वो यहाँ पे u हो जाएगा, और सैंड के अंदर जाने के लिए फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो स्केयर सेम है, इसको आप 1000 ही ले लो, इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू दैट s इज़ 1 मीटर, तो a इक्वल्स टू माइनस 500 मीटर पर सेकेंड स्केयर आ जाएगा आपके पास। आफ्टर दैट F इक्वल्स टू ma करेंगे हम। मास यहाँ पे स्टोन का 5 kg है, इंटू माइनस 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 2500 न्यूटन। ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और वो मेथड आपने देखा किस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पल्स वाला हमने अभी पार्ट किया था उसके ऊपर बेस्ड है। एक मशीन गन है, उसमें से बुलेट फायर हो रही है। मशीन गन में से जो बुलेट फायर होती है उसका मास दिया हुआ आपके पास 40 ग्राम। उसके बाद उसकी स्पीड दी हुई है, सपोज आप उसकी स्पीड को यूं लेट कर लें यहाँ पे, दैट इज़ 1200 मीटर पर सेकेंड। अब पर्सन एक है जिसने ये मशीन गन जो है वो होल्ड की हुई है, तो वो उसको होल्ड करने के लिए उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है दैट इज़ 144 न्यूटन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बुलेट दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब t इक्वल्स टू आपने 1 लेना है और फाइंड करना है नंबर ऑफ बुलेट। लेट नंबर ऑफ बुलेट आपके पास हो गया n। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे आपके पास फोर्स दिया हुआ है, आपके पास मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो फोर्स और टाइम इन दोनों के अगर ये दोनों आपको गिवन हो तो आपको याद रखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला था J का, जिसका मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम, और J का एक और रिलेशन भी होता है हमारे पास, J इक्वल्स टू m v माइनस m u। चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। इन दोनों को इक्वेट करें, यहीं से आपका सब कुछ होना है। तो यहाँ से आप सपोज m v माइनस यू इक्वल्स टू एफ टी आपने इस तरह से लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का नहीं है, कई सारी बुलेट फायर हो रही हैं, हमें नहीं पता कितनी होंगी, हम यहाँ पे ले लेते हैं n नंबर ऑफ बुलेट। और बुलेट फायर होने से पहले गन की भी वेलोसिटी या बुलेट की वेलोसिटी, मतलब ऐसा कह लो कि बुलेट की एक ही वेलोसिटी आएगी, आपके पास दो वेलोसिटी नहीं है। ये बात अलग है कि बुलेट किसी टारगेट को हिट करने के बाद, जैसे ये सैंड वाला क्वेश्चन आ जाए कि सैंड को हिट करने के बाद थोड़ी देर रुक गई, वो एक अलग फैक्टर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जब बुलेट में से गन फायर हुई तो उसकी एक वेलोसिटी आएगी और एक वेलोसिटी नहीं आएगी, मतलब आप v माइनस यू में से सिर्फ एक वेलोसिटी लेंगे। फायर होने से पहले बुलेट रेस्ट पे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप 0 ले लो या कोई एक वेलोसिटी 0 ले लो। तो जब आप इसको करेंगे, सपोज आप इसमें n m और आप यहाँ पे v ले लो, u ले लो, जो आपको सही लगे। मैंने ऊपर ये लिया था, u लिया था, तो u ले लेते हैं, इक्वल टू f इंटू टी। तो आप यहाँ से n निकालेंगे, एफ टी डिवाइडेड बाई
mu। आपको सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है जो गिवन। F आपके पास 144 है, टाइम को आपने जो है वो 1 ले लिया, मास जो है दैट इज़ 40 ग्राम, 40 है उसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करना होता है, 1000 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा डिवाइड करेंगे तो, एंड आफ्टर दैट जो वेलोसिटी है दैट इज़ 1200 मीटर पर सेकेंड। जो ज़ीरो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 12 जा 144 होता है, 4 3 जा 12 होता है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ बुलेट 3 आएंगी, 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ बुलेट फायर हुई, दैट विल बी 3 सेकेंड। अब नेक्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ मोशन सिंपल है, आपने कई बार पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब कभी दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, और जनरली इसको हम कोलिजन बोल देते हैं, तो जितना एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही दूसरा पहले के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। यही जनरल एवरी एक्शन एंड रिएक्शन होता है जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए बी का मतलब है ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाया, बी ए का मतलब है बी के ऊपर ए ने फोर्स लगाया, दो बॉडीज थी कोलाइड की, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। आफ्टर दैट हमारे पास दो यहाँ पे एग्जांपल हैं कि किस तरह से आप एक्शन और रिएक्शन को यूज़ करेंगे कई आगे आने वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे सबसे पहले है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर आपके पास एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। डाउनवर्ड एक्ट करने के टाइम इसके अंदर किस किस तरह के चेंज, मतलब इसके ऊपर किस किस तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। वेट आपको पता है कि अर्थ जो है जिस हिसाब से हमें हमारे ऊपर फोर्स लगाती है वही हमारा वेट है, और वो हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे हम कहते हैं सपोज ये अर्थ है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अर्थ इस तरह से मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई करे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अर्थ ऐसे अप्लाई करे, यहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे खड़ा यहाँ, तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो वेट की डायरेक्शन होती है। नॉर्मल रिएक्शन अब एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होती है। अब जो रिएक्शन है इसको नॉर्मल रिएक्शन इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है सरफेस के ऊपर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है दो बॉडीज़ का। जैसे ऑब्जेक्ट था लाई कर रहा था इस सरफेस पे, तो जहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट में वहाँ पे नॉर्मल ऑफ रिएक्शन परपेंडिकुलर है, तो ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो ये बॉक्स रेस्ट पे है, इसका मतलब आर और एम जी ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। लेकिन अगर एक दूसरे को बैलेंस ना कर पाएँ तो क्या हो सकता है, देखो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये इंक्लाइंड सरफेस है। अब इंक्लाइंड सरफेस पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब एक जनरल सी बात है, यहाँ पे आर के अपोजिट कुछ नहीं है, तो आर और एम जी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं। यहाँ आर और एम जी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, मतलब एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ अंडर सम काइंड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, जिस वजह से हो सकता है ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाए, क्योंकि ये इसका इंक्लाइनेशन ऐसा है, ये नीचे की तरफ हो सकता है स्लाइड कर जाए। आर और एम जी ने एक दूसरे को बैलेंस जो है वो नहीं किया हुआ यहाँ पे, तो हो सकता है ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाए। तो ये जो सिचुएशन अभी मैंने बताई ये आगे आपके पास यूज़ होनी है, तो इसको आप माइंड में रखें कि क्या होगा यहाँ पे। तो ये एग्जांपल और ये एग्जांपल याद रखना, आगे आएगा। नेक्स्ट, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक एप्लीकेशन है, अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन पड़ी है, आप उसके ऊपर खड़े हुए हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, तो आपका जो वेट है वो कितना होगा, जो आपका ट्रू वेट है वही उस मशीन में नज़र आएगा जब लिफ्ट खड़ी हुई थी, या उसके एक्सीलरेट होने के कारण आपके वेट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, लेकिन अगर किसी तरफ नॉर्मल रिएक्शन की तरफ या जो वेट है उस तरफ कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई हो तो क्या होगा, यहाँ पे वही है। देखें, सबसे पहले लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, तो इसकी एक नेट एक्सीलरेशन है इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ यानी कि आर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी द डिफरेंस और द रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एम जी। आर और एम जी एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो नेट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। लेकिन याद ये रखना है कि नेट फोर्स किस तरफ अप्लाई हो रहा है।
नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की तरफ, तो आप माइनस करेंगे आर में से एम जी को, एम जी में से आर को माइनस नहीं करेंगे। आप ये कह दें कि आर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बनेगी, उसकी वेटेज ज़्यादा होगी, तो आपने आर में से एम जी को माइनस कर दिया। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है, आर माइनस एम जी आया। यहाँ से आर निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस अप्लाई कर रहा है, ठीक है, पर्सन के ऊपर, यानी कि जो आपका वेट है, यू कैन से दैट विल बी एम जी प्लस ए। तो वैसे तो वेट होना चाहिए एम जी, लेकिन साथ में यहाँ पे तो कुछ ऐड हो गया एम ए। इसका मतलब जो वेइंग मशीन के अंदर आपका वेट आएगा वो ट्रू वेट जो आपका ओरिजिनल है वो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि कुछ क्वांटिटी एम ए इसके अंदर ऐड हुई है। अब ये कितनी होगी, ये एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो आपका आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वो आपका अपरेंट वेट है, ट्रू वेट नहीं है। अपरेंट का मतलब जो आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अपोजिट केस है, लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो अभी जो मैंने बात बोली थी कि नेट फोर्स जिस तरफ लगेगा आप उसमें उस तरफ वाली क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी जो है वो माइनस करें। तो आपके पास नेट फोर्स लगा एम में डाउनवर्ड, तो आपने यहाँ पे एम जी में से आर को माइनस किया। तो जब यहाँ पे आर निकाला आपने तो एम जी माइनस ए हो गया, मतलब आपके वेट में से कुछ क्वांटिटी जो है वो माइनस होगी। जब माइनस हुई तो आपका जो वेट है वो ट्रू वेट से कम नज़र आएगा, जो अपरेंट वेट है वो ट्रू वेट से कम नज़र आएगा, मतलब उस मशीन में आपको ये पता चलेगा। थर्ड केस है एक्सेलरेशन ज़ीरो, मतलब लिफ्ट किसी भी तरफ एक्सेलरेट नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। इसका मतलब है लिफ्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा किसी डायरेक्शन में, तो फोर्स जो है वो ज़ीरो आ गया, आर माइनस एम जी, तो आर इक्वल्स टू एम जी, यानी कि जो अपरेंट वेट है और जो ट्रू वेट है ये सेम हो गए, सेम रीडिंग उसके अंदर आएगी, जो आपका ओरिजिनल वेट था उतना ही वेइंग मशीन में आएगा अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। और अगर लिफ्ट फॉल्स फ्रीली हो जाती है, लिफ्ट सपोज जिस बेल्ट से अटैच है, रोप से अटैच है, वो टूट जाती है और लिफ्ट फ्री फॉल सिचुएशन में आ जाती है, तो उसकी एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटी के इक्वल होगी। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आर विल बी ज़ीरो, बिकॉज जो डिफरेंस है वो इस तरह से आपके पास आता है नेट फोर्स को लेके, तो आर इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये सिचुएशन होगी वेटलेसनेस वाली। वेटलेसनेस का मतलब जैसे आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ग्रेविटी ना हो, इन अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी जैसा फील होता है, यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा ही फील होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है, पीछे पड़ा था, वो आपके पास कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। पी लीनियर मोमेंटम है, वो कांस्टेंट रहेगा। हम इसके अंदर एक वर्ड यूज़ करेंगे डीपी। डीपी का मतलब है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर आपके पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब द मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, क्योंकि चेंज ही नहीं आया तो वो बदला नहीं, वो वही रहा जितना पहले था, कांस्टेंट। चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो आना चाहिए, डी पी ज़ीरो। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, सपोज आपने एफ को ले लिया यहाँ पे ज़ीरो, तो देन डी पी क्या आना चाहिए, ज़ीरो। डी पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, आपके पास ज़ीरो आ गया। तो अगर ये लें तो इसका मतलब मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहा, लेकिन तब कंजर्व रहा जब आपने बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, उस सिचुएशन में। अब हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखें, आपके पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर दो बॉडीज़ ली हुई हैं मैंने। एक बॉडी ए है विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u1, एक बॉडी बी है विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u2। ये दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों का इनिशियल मोमेंटम भी होगा अपना अपना। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये ए बॉडी का। बी बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी ये हो गया। दोनों कोलिजन कर गई आपस में, कोलिजन होने के बाद दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करना है हमने, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करना है। देखते हैं। तो सबसे पहले टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होना चाहिए। ए के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो ए का मोमेंटम चेंज हुआ, डी पी ए अपॉन डी टी। बी के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो बी का मोमेंटम चेंज हुआ, डी पी बी अपॉन डी टी। डी टी कैंसिल, तो ये बना। उसके बाद अगर आप डी पी बी को लेफ्ट पे ले जाते हैं तो दोनों का सम इक्वल टू ज़ीरो। डी पी ए मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, ऐसा कर दें आप। इस तरह से आपने लिख दिया m1 u1 इनिशियल, m1 v1 फाइनल।
डी पी बी मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ पी, m2u2 माइनस m2v2 मतलब उसके भी इनिशियल में से फाइनल माइनस किया, इसके भी इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दिया। आफ्टर दैट आप टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज़ इनिशियल लेना चाहते हैं, टकराने से पहले दोनों का टोटल मोमेंटम, ए और बी का टोटल मोमेंटम। तो m1u1 और m2u2 आप लेफ्ट पे ले लिए आपने, और जो फाइनल मोमेंटम है टकराने के बाद मतलब उसके अंदर फाइनल वेलोसिटी आनी चाहिए m2v2 m1v1, उसको आप राइट पे ले गए। तो इससे आपको ये पता चला कि टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम आपस में इक्वल आया। इट मीन्स मोमेंटम इज़ कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इसका यूज़ करेंगे आगे। हमारे पास एक एप्लीकेशन है रिकॉइलिंग ऑफ गन। एक गन में से जब बुलेट फायर होती है वो पीछे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करती है, इसको रिकॉइलिंग ऑफ गन बोला जाता है। गन में से बुलेट फायर होने से पहले गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम आपके पास ज़ीरो आएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग दोनों का मोमेंटम लेना है आपने। कैपिटल एम मास ऑफ गन हो गया, कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ गन होगी, स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट हो गया, स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी। ठीक है जी, इन दोनों को टोटल ऐड कर देंगे, फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। यहाँ से आपको कैपिटल वी निकालनी है विच इज़ रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, तो वो आपके पास इस फॉर्मूला में बनेंगी। और यहाँ से ये जरूर पता चल रहा है कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ एनी गन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अगर मास ज़्यादा होगा तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी कम होगी, दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। एक कार है आपके पास जिसका मास गिवन है 1000 किलोग्राम, वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद द बैक ऑफ ए स्टेशनरी लॉरी ऑफ मास 9000 किलोग्राम। मतलब आपके पास दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक कार है और एक लॉरी है, मतलब दो मास आपको लेने हैं। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास एक मास है सबसे पहले m1, इसको आप नाम दे दो m1 नाम दे के वैल्यू लिख दी 1000 किलोग्राम। एक मास और है आपके पास, उसको भी ले लो आप यहाँ पे 9000 किलोग्राम। जो मास m1 है उसकी स्पीड गिवन है, आप उसको u1 ले लो, लेट इट बी 30 मीटर पर सेकेंड। और जो लॉरी वर्ड है उसके साथ, लॉरी जो है यानी कि जो ट्रक कह दो आप, उसके साथ वर्ड आया है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको ज़ीरो लेनी है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है, कार आ रही थी, लॉरी खड़ी हुई थी, उससे टकराई है उससे पीछे, तो एक की वेलोसिटी है, एक की वेलोसिटी ज़ीरो है। आपने इसको यूज़ करना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन इफ़ दे रिमेन जैम्ड टुगेदर। कोलिजन के बाद आपको वेलोसिटी निकालनी है, अगर वो कोलिजन के बाद इकट्ठे हो गए आपस में और इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो दोनों की सेम होगी, उसको आप वी ले लेते हैं। तो आपने यूज़ क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे आप मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 होता है एंड m2v2 होता है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो v1 एंड v2 दोनों की जगह आप v ले लेते हैं। सपोज आप v यहाँ से निकालना चाहते हैं, कॉमन वेलोसिटी u2 आपके पास ज़ीरो है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, u2 ज़ीरो है, u1 और m1 दोनों ले लेते हैं। 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30 इक्वल्स टू v आपको निकालना है, दोनों का मास ऐड कर दो। 1000 कार का मास है, 9000 आपके पास लॉरी का मास है, 10000 हो जाएगा और इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर कर देते हैं 1000 इंटू 30 इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई 10000। तो ये 4 0 है नीचे, 3 और ये कैंसिल, 4 0, v इक्वल टू आपके पास 3, यानी कि जो कॉमन वेलोसिटी है टकराने के बाद दैट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास ये है, जिसको आप ट्राई करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर ही है। नेक्स्ट हमारे पास है एक बोनस क्वेश्चन, यू कैन से दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक रियल लॉ ऑफ मोशन है। ऐसा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट लॉ भी आ सकता है, इसके अंदर सेकंड लॉ भी, इसके अंदर थर्ड लॉ भी आ सकता है। सेकंड लॉ के अंदर फर्स्ट भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, इस वजह से उसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है सेकंड लॉ को। तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ कैसे आता है इसके अंदर। तो उसके लिए हमने यूज़ किया F इक्वल्स टू ma। अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो ma इक्वल टू 0 हो गया,
मतलब आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। इसका मतलब m ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकता, कभी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़ीरो नहीं हो सकता। तो क्या ज़ीरो होना चाहिए? एक्सेलरेशन को। समझो ना, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट ज़ीरो है, दो ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट ज़ीरो है, मतलब एक को ज़ीरो होना पड़ेगा। ज़ीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है तो वो ज़ीरो बन जाता है। तो m ज़ीरो हो नहीं सकता, a ज़ीरो होना चाहिए, तभी जो रिजल्ट है वो ज़ीरो बनेगा। तो इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन ज़ीरो। इसका मतलब फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हुई, दैट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद थर्ड लॉ कैसे आता है? सेकंड लॉ में। दो बॉडीज़ वाला एग्जांपल है, दो बॉडी कोलाइड करी, मोमेंटम चेंज हुआ दोनों का, वो लेंगे। ए के ऊपर जो बी ने फोर्स अप्लाई हुआ किया, उसकी वजह से ए का मोमेंटम चेंज हो गया, तो यहाँ से आपने चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए निकाल लेना है। बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ उस वजह से बी का मोमेंटम चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ से आपने डी पी बी निकाल लिया। और आपको ये पता है दैट इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि दो बॉडी सिर्फ आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं, बाहर से एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज़ विल बी ज़ीरो। ज़ीरो के इक्वल दोनों का चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो, ए का भी और बी का भी, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज ज़ीरो। यहाँ से बी पी को उधर लो माइनस के साथ, राइट साइड पे ले गए आप, डी पी ए की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, और डी पी बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी ऊपर से लेके, डी टी कैंसिल, तो ये बन गया एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए, मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो सेकेंड लॉ के अंदर आया। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास एक और फोर्स आता है, दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है। ये तब एक्ट करता है जब आप एक ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर जो पड़ा हुआ है उसको मूव करने की कोशिश करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैसे नहीं आएगा, ये तब आएगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं। तो मूव कराने के टाइम जो आपके पास फोर्स आएगा दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो अपोजिंग डायरेक्शन में होता है। जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, जो बॉडी की मोशन को अपोज करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको कहा जाता है। ये डिपेंड करता है दो सरफेसेस के कॉन्टैक्ट पे, उनकी नेचर पे, वो स्मूथ हैं रफ़ हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तीन तरह का इसके हमारे पास आता है ये, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको धक्का लगा रहे हैं, आपसे वो हिल नहीं रहा, उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। आपने फोर्स थोड़ा सा इंक्रीज़ किया सपोज अपना एबिलिटी से थोड़ा अलग जाके, तो बॉडी आपको लगा कि जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो जस्ट मूव करने वाली है, और जैसे ही आपको लगेगा कि वो मूव करने वाली है, अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, एक्चुअल मोशन चला नहीं है, उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज़ द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और तीसरा, आपने फोर्स अप्लाई किया एक्स्ट्रा, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा, ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में जो ग्राफ आता है वो किस तरह से आता है वो आप देख सकते हैं। स्टैटिक ये लिमिटिंग है, और ये जो है काइनेटिक है, जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है अप्लाइड फोर्स के साथ साथ। और आप जब देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से एक्ट कर रहा है, उसके लिए आप ये डायग्राम अच्छे से याद रखें। ये अप्लाइड फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट है, और किस किस तरह के फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करते हैं। ये वेट हो गया विच इज़ एक्शन, इसके अपोजिट आ गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को हम आर से नोट करें, कई जगह एन से नोट किया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कांस्टेंट लगाएंगे म्यू इज़ एफ बाई आर, वेयर म्यू इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टेट ऑफ पॉलिश, मतलब स्मूथ, रफ, या उसकी नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। आफ्टर दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या है? सपोज यही जो ऊपर वाला डायग्राम है ये अप्लाइड फोर्स है, ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट निकालना है। ये डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ से, कि एफ और आर का जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा। आपको याद होगा इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड देन द रिजल्टेंट इज़ द डायगोनल, जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल है। तो
जो ये रिजल्टेंट है एफ और आर का, याद ये रखें, आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, आपके पास आर आया डायग्राम में, आपके पास एफ आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो आर और एफ का रिजल्टेंट है वो आर के साथ जो एंगल बनाएगा ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू निकलेगी यहाँ से, किस तरह से, आप यहाँ टेन लेंगे। टेन क्यों लेंगे, क्योंकि आपके पास एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास बेस है। एंगल के सामने वाली साइड एफ होगी क्योंकि ये इसके अपोजिट थी ये वाली, ये आपके पास आर होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू एफ बाई आर, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू म्यू। इसी का ही दूसरा एक तरह का और पार्ट आता है, दैट इज़ एंगल ऑफ स्लाइडिंग, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज। आपके पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है सपोज, उसके ऊपर आपने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, आप इस इंक्लाइनेशन को धीरे 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 इंक्रीज़ करते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल था, इंक्लाइंड था, इसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ स्लाइड कर जाए, जिस एंगल पे रखा हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिस एंगल पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर जाए उसको आप एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहेंगे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस जो है वो एक्ट करते हैं, वो देखें आप जल्दी से। ये आपके पास mg है, नीचे की तरफ वेट है, इसमें आपने mg के दो कंपोनेंट करने हैं। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, कोस थीटा और एक साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बन रहा हो वो कोस होता है, दूसरा साइन होता है। ये एंगल आपके पास फाई बना, तो ये जो कंपोनेंट है mg कोस फाई, ये कंपोनेंट है mg साइन फाई। आपने ये देखना है इस टाइम पे कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे अपोजिट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आर के अपोजिट mg कोस फाई, एफ के अपोजिट mg साइन फाई। तो एफ mg साइन फाई, आर mg कोस फाई, दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास साइन फाई अपॉन कोस फाई टेन फाई, तो म्यू इक्वल टू टेन फाई। अभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन आया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन थीटा इक्वल टू म्यू आया था। ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग है। एंगल ऑफ स्लाइडिंग का मतलब ये था हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जिसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर गया, वो वाला था। तो यहाँ से म्यू इक्वल टेन फाई आ गया। अभी अगर म्यू की दोनों वैल्यू को कंपेयर करें, टेन थीटा वाली वैल्यू को और टेन फाई वाली वैल्यू को, तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन फाई आएगा। थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, फाई एंगल ऑफ स्लाइडिंग है। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, देखते हैं इसको। एक ब्लॉक स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू g/4। आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये एंगल आपके पास पोज दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। हमें पता है जब ये स्लाइड करता है तो उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस कौन से एक्ट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि इधर आपके पास एक आर होता है, इधर mg कोस फाई होता है, मतलब ये वाला सेम डायग्राम इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं जो ऊपर था। इधर आपके पास नीचे की तरफ mg साइन फाई आएगा और इसके अपोजिट आपके पास आ जाएगा विच इज़ इसके अपोजिट आपके पास आएगा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे, दिस इज़ एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो एक दूसरे को बैलेंस करें उनका यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या चाहिए, जब ये नीचे की तरफ एक्सिलरेट हो रहा है इसका मतलब एक नेट फोर्स इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। इसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा है अलोंग द सरफेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको वो नेट फोर्स चाहिए। नेट फोर्स कैसे लेंगे, ma इक्वल्स टू, और अभी मैंने बताया था नेट फोर्स जब आप लेते हैं तो आप उसका रिज़ल्ट ऐसे निकालते हैं कि आप दो क्वांटिटीज़ को माइनस करेंगे, mg साइन फाई और f को, और जिस तरफ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है उसमें से दूसरी क्वांटिटी माइनस करेंगे। यानी कि हमारे पास आएगा यहाँ पे mg साइन फाई माइनस f। तो यहाँ से m इक्वल टू mg साइन फाई का मतलब mg 30 माइनस f की जगह म्यू r आ जाएगा। ma इक्वल्स टू mg साइन 30 माइनस म्यू, और r के अपोजिट हमारे पास जो एक्ट कर रहा है दैट इज़ mg कोस फाई। तो यहाँ से जो m है वो तो आपके पास कॉमन लेके कैंसिल ही हो जाएगा, उसका तो यूज़ यहाँ पे होगा ही नहीं। तो आपके पास आपको ये निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऐसा करें, जो आपके पास म्यू वाला है उसको आप एक तरफ ले लें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप इसमें से निकालना चाहते हैं। म्यू m कैंसिल हो गया, m को यहीं कैंसिल कर देते हैं। तो म्यू g कोस 30, मैंने इधर करने के टाइम इसमें वो भी लिख दिया, g साइन 30
माइनस से आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, इधर आके प्लस हो गया, इधर जाके माइनस हो गया। म्यू की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं, म्यू के साथ जी की वैल्यू आप यहाँ पे 10 ले लें। उसके बाद आपके पास कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, जी आप यहाँ पे 10 ले लें, ठीक है। वैसे तो जी भी कैंसिल हो जाना, अभी जी कैंसिल हो सकता है, इसमें आपको जी 10 लेने की ज़रूरत है नहीं है, इसमें जी कैंसिल हो सकता है। एक इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम, दोबारा लिख लेते हैं। कैसे करना है आपको, क्योंकि एक्सेलरेशन दी हुई है यहाँ पे ना, एक्सेलरेशन दी हुई है। म्यू जी कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, जी साइन 30 की वैल्यू 2 होती है, माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू g/4 आ जाएगी। तो आपके पास जी जो है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो इस तरह से म्यू इंटू √3/2 आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे एलसीएम लें, ये 4 आएगा, इधर आपके पास 2 आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो दैट विल बी म्यू √3/2 इक्वल टू 1/4। जब आप म्यू निकालेंगे 1/4 इंटू 2/√3, ये कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू आपके पास बनेगी 2/√3। इस तरह से आपने एक एक्सेलरेशन दी हुई थी आपके पास ब्लॉक की, जो नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा था, तो उसका आपने म्यू जो है वो फाइंड किया। इसको कर लेना, मतलब सम टाइम आप पहले वैल्यू सॉल्व करें, बाद में वैल्यू पुट करें। जैसे अभी मैं पहले वैल्यू पुट की मैंने, बट अंदाज़ा लगा के आप करें कि ऐसे वैल्यू पुट किए बिना पहले आप कॉमन ले सकते हैं, कहीं पे कट कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है उसमें। उसके बाद है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। ये लेवल रोड क्या है और आगे आएगा बैंक रोड क्या है। आप सम टाइम हाईवे पे ट्रैवल करें तो आपको शायद नज़र आता हो कि आगे टर्न आ रहा है, सर्कुलर टर्न, और वहाँ पे सर्कुलर टर्न अगर सपोज़ आप राइट पे सर्कुलर टर्न ले रहे हैं, लेफ़्ट पे ले रहे हैं, तो जिधर आप टर्न ले रहे हैं रोड की वो साइड थोड़ी नीचे होती है, और जो आउटर सिरा होता है, बाहर वाला एज होता है, वो थोड़ा अप होता है। इनर एज के मुकाबले बाहर वाले एज को अप कर देना, जहाँ पे सर्कुलर टर्न आया रोड का, दैट इज़ नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। और ये इस वजह से की जाती है ताकि आपको मुड़ने के टाइम एक प्रॉपर फोर्स मिल पाए, क्योंकि हम सबको पता है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स सोर्स होता है कहीं ना कहीं जहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सकता है। हमने गाड़ी का हैंडल मोड़ा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच में, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक अनसर्टेन क्वांटिटी है जिसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। गाड़ी के टायर घिस गए हों, उसको सड़क पे पानी पड़ा हो, उस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो जो टेक्निक है वो ये यूज़ की जाती है कि बैंकिंग कर दो, ताकि गाड़ियाँ जो हैं वो ईज़िली वहाँ पे टर्न ले सकें और हाई स्पीड पे वहाँ पे टर्न ले सकें। जो हाई स्पीड है, हाँ अगर आप सिंपल स्टेट हाईवे, छोटे हाईवे फॉलो करते हैं, हो सकता है वहाँ पे बैंकिंग ना हो, वहाँ पे गाड़ियाँ स्लो चलती हैं, लेकिन जहाँ पे गाड़ी हाई स्पीड पे जाती है वहाँ पे बैंकिंग ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले लेवल रोड है। लेवल रोड पे देखेंगे कि एक गाड़ी कितनी वेलोसिटी से जा सकती है, और फिर बैंकिंग ऑफ रोड पे हम देख लेंगे। लेवल रोड है, यहाँ पे ये जो है मेरे पास ये रोड है, इसके ऊपर एक गाड़ी जो है वो जा रही है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट नॉर्मल डायरेक्शन, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो यहाँ पे सेंटर की तरफ, टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करेगा, और जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा वही हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। एफ को म्यू आर पुट कर दिया, आर को mg पुट कर दिया, m से m कैंसिल, v² इज़ लेस दैन इक्वल टू r म्यू g आ गया। और मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड v max इक्वल टू √r म्यू g। इसका मतलब ये है कि आप एक लेवल रोड पे कितनी ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड से जा सकते हैं, वो इन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, शार्प टर्न है या किस तरह का टर्न है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती ही रहती है। यहाँ पे आपको सर्कुलर टर्न लेने के लिए एंटायरली पूरे का पूरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक नहीं किया हुआ। लेकिन अगर रोड बैंक्ड हो, जैसे नेक्स्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब है कि आपने बैंकिंग कर दी रोड की, और रोड की बैंकिंग करने के टाइम क्या होता है, बाहर वाला सिरा ऊपर की तरफ उठा लिया, और इस टाइम पे जो कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं वो आपको ध्यान देने हैं, कुछ अलग बन जाएगा जैसे ही, क्योंकि नॉर्मल एक्शन बदल जाएगी। सरफेस सीधा है, नॉर्मल एक्शन ये है, जैसे जैसे सरफेस जो है वो ऐसे ऐसे जाएगा, नॉर्मल एक्शन चेंज होती जाएगी। तो नॉर्मल एक्शन यहाँ पे इस तरफ चलेगी, उसके दो कंपोनेंट बन गए, एक यहाँ पे r cos थीटा, एक इधर r sin थीटा।
और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस के अलोंग लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा। ये कंपोनेंट आपको जरूर याद रखने हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, और इन कंपोनेंट की ही गेम है सारी। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर साइन थीटा एफ कोस थीटा विच आर एक्टिंग टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इन्होंने ही सेंट्रीपिटल फोर्स देना है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये दोनों का सम सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। जो वर्टिकल मोशन है वर्टिकल उनको ले लेंगे आप, एक तरफ आर कोस थीटा, उसके बिल्कुल अपोजिट है एम जी और साथ में एफ साइन थीटा। ये जो है ये इसी डायग्राम के अंदर है, बट कंजस्टेड डायग्राम ना हो इस वजह से मैंने इसको अलग बनाया है। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आई है, इनको आपने डिवाइड कर देना है, जो कैंसिल हो गया एम कैंसिल कर देना है, एफ को म्यू आर पुट कर देना है, कैंसिल कर देना है, कॉमन लेके कैंसिल आ जाएगा, ऊपर आर कॉमन लेंगे नीचे आर कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा। फिर ऊपर नीचे आपको जो है वो कोस थीटा से डिवाइड करना है, इसको भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे ये कैंसिल होकर 1 बना देंगे, ये भी 1 बना देंगे, साइन अपॉन कोस टेंजेंट आ जाएगा, तो v की वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड विद विच ए व्हीकल कैन टेक ए टर्न ऑन ए बैंक्ड रोड। और यहाँ पे थीटा जो है एंगल ऑफ बैंकिंग है, क्या आपने आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में कितना रेस किया है। और ये होता है कि जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे ये बैंकिंग ज़्यादा होती है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत स्पीड से जाती हैं, रेसिंग ट्रैक होती है जहाँ पे रेसिंग होती है कार की। नेक्स्ट एक छोटा सा इसमें पार्ट है हमारे पास बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। आपने देखा होगा मोटरसाइकिलिंग की जो रेस होती है उसमें जब मोटरसाइकिल की रेस के टाइम कोई मोड़ आया है तो बाइकर जब वहाँ पे मुड़ता है तो बिल्कुल बेंड हो जाता है, अपना नी जो है वो भी नीचे लगा लेता है और बेंड हो जाता है। बेंड होने के पीछे कारण क्योंकि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वहाँ पे सर के ऊपर टर्न लेने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने अभी बताया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम उसके ऊपर एंटायरली डिपेंड नहीं कर सकते, हमने अपनी तरफ से भी एफर्ट करना था। रोड पे गाड़ियों के लिए हमने बैंक कर दिया और बाइक ने क्या किया, वो पर्सन ही बेंड हो गया सेंटीमीटर फोर्स लेने के लिए। तो यहाँ पे आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर और साथ में आर कोस थीटा इक्वल टू एम जी, ये दो कंपोनेंट आपके पास बने जो आप डायग्राम में दे सकते हैं। साइकिल जितना बेंड हुआ ये एंगल ऑफ बेंडिंग है, तो नॉर्मल एक्शन वैसे ही चेंज होगी जैसे बेंड हुआ। ये आर हो गया, आर के दो कंपोनेंट आर कोस थीटा, इधर कंपोनेंट आर साइन थीटा, नीचे की तरफ वेट, जिन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया। आर कोस थीटा ने एम जी को लिख दिया, आर साइन थीटा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है तो उसने सेंट्रीपिटल फोर्स दे देना, वो आ गया। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये आपके पास है बेंडिंग ऑफ साइकिल, जिसमें आपको एंगल निकाल सकते हैं कि कितना एंगल से जो है वो एक बाइक बेंड हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर जो है वो एंड होता है। इस चैप्टर में आप यही टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें और अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहें। लॉज ऑफ मोशन के अंदर ये पढ़ना है आपने, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी स्टडी करनी है, उनको अच्छी तरह से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।